Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, इम्पोर्टेंट MCQs भी कर लिए हमने। उसके बाद हमने अब क्या करना है, हमने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं बोर्ड में, हमारे पास बोर्ड में आ सकते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस हमने करने हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में दिए गए हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चन 100% बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं। 100% वो बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो आओ दोस्तों, एक तो मैं आपको याद करवाऊंगा ताकि आप लोगों के 60 में से 60 मार्क्स आ जाएं। दूसरा, मैं आपको इसका समझाऊंगा और समझा के लास्ट पे याद करवा के भेजूंगा, क्योंकि मेरा वादा अपने स्टूडेंट से क्या है, 60 में से 60 मार्क्स लेके देना। 60 में से 60 मार्क्स लेके देना, मेरा तो वादा आपसे यही है। आप लोग भी अपना वादा पूरा करो और मेरी वीडियो को पूरा देखा करो। क्या किया करो, पूरा देखा करो, ताकि कंसेप्ट की भी सही समझ आए और आप लोगों को लेक्चर भी याद हो जाए और आपके केमिस्ट्री में 60 में से 60 मार्क्स आ जाएं। मेरा वादा भी पूरा, आपका वादा भी पूरा। तो आओ दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस। हमें केमिस्ट्री को ब्रांचेस में तकसीम करने की क्यों जरूरत पड़ी। गिव 3 रीजंस, 3 वजह हमने बतानी है जिसकी वजह से केमिस्ट्री को हमें ब्रांचेस में तकसीम करने की जरूरत पड़ गई। पहली वजह, टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि केमिस्ट्री हमारे पास बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसको समझने के लिए इसको हमने शाखों में तकसीम कर दिया। टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, टू कंसंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स। इसके जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स है ना, उसको हमने क्या करना है, उन पे कंसंट्रेट करने के लिए शाखों में तकसीम कर दिया। जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कंपाउंड पढ़ने हैं, इनऑर्गेनिक में और पढ़ने हैं, और एनालिटिकल में हमने उनका तज्जिया करना है, उनकी डिटर्मिनेशन करनी है और कंपाउंड को सेपरेट करना है। उसके बाद, टू अनएबल साइंटिस्ट टू फोकस ऑन डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ स्टडी। अलग अलग एरियाज पर स्टडी करने के लिए हमने केमिस्ट्री को शाखों में तकसीम कर दिया। जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री हमने पढ़ा, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल पढ़ा। ठीक है। उसके बाद हमने अब इसको याद करना है कैसे, टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, टू कंसंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, टू अनएबल साइंटिस्ट टू फोकस ऑन द डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ स्टडी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये याद हो गया, पहला शॉर्ट याद हो गया। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रिएक्शन may take place due to electron present outside the nucleus। वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर मौजूद, शेल के अंदर मौजूद होते हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस, और दे मे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। वो रिएक्शंस जो आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उनकी वजह से जो रिएक्शंस होते हैं, और वो जो एटम्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, उनकी वजह से जो रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को हम केमिस्ट्री की किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो इसमें पहला है हमारे पास वो रिएक्शंस जो हमारे पास न्यूक्लियस के
बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। वो होते हैं हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में। किस केमिस्ट्री में? फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस। फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। और जो हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है, जो न्यूक्लियस के बारे में बताती है, उसमें जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम के बारे में कौन सी चीज स्टडी करती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। कौन सी स्टडी करती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उन रिएक्शंस को हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडी करती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई कि फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास आउटसाइड द न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनके बारे में स्टडी करती है, और जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वो इनसाइड द न्यूक्लियस उसमें मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिएक्शंस का मुताला करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। सबसे आसान सवाल कि एनालिटिकल केमिस्ट्री कौन से मसाइल का हल ढूंढने में हमारी मदद करती है। ठीक है, तो दोबारा क्वेश्चन सुन लो कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, सब्सटेंस के एनालिसिस में हमारी मदद करती है। इट इन्वॉल्व द सेपरेशन, कंपाउंड की सेपरेशन में हमारी मदद करती है, या सब्सटेंस की सेपरेशन में, आइडेंटिफिकेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन में हमारी मदद करती है, एंड डिटर्मिनेशन कि वो कौन सा कंपाउंड है उसकी डिटर्मिनेशन में हमारी मदद करती है, या वो कौन सी सब्सटेंस है, ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन द मटेरियल कि वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस मटेरियल के अंदर कितनी मौजूद है उसमें हमें मदद देती है क्या करने में, कि वो हमें बताती है कि इतनी कंपाउंड हमारे पास या इतना सब्सटेंस इसमें मौजूद है। मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू एनालाइज मैटर इन दिस फील्ड। इस फील्ड के अंदर हम मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मैटर या सब्सटेंस को एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। ये हमारे मसले का हल ढूंढ देती है। दोबारा सुन लो, एनालिटिकल केमिस्ट्री सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। It involve the separation, identification and determination of the concentration of components in material. Modern and sophisticated instruments are used to analyze matter in this field. मुझे उम्मीद है आप लोगों को 3 क्वेश्चंस याद हो गए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को 3 क्वेश्चंस याद हो गए। चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास है, कौन सा? चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैव्स हेक्सागोनल लेयर्स। कौन सी लेयर्स होती हैं? हेक्सागोनल लेयर। कौन सी? 6 कोनों वाली लेयर्स। मैंने आपको बनाना भी सिखाई थी, लेक्चर्स देख लेना मेरे। ठीक है, तो लेक्चर्स देखो तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे, ऐसे सॉल्व करते जाओगे। समझ आ गई? तो क्वेश्चन सुनो, बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैव हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डिफरेंस? इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। क्या है? स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं। कैसे? आओ देखते हैं। ग्रेफाइट और ग्रेफीन में क्या फर्क है? ग्रेफाइट इज मेड ऑफ मल्टी लेयर ऑफ ग्रेफीन स्टैक्ड टुगेदर। जब मल्टी लेयर्स ऑफ ग्रेफीन मिलते हैं, एक ग्रेफीन 2 3 4, जब ये मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्रेफाइट। ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम। ग्रेफीन किससे बनी होती है? सिंगल लेयर ऑफ
कार्बन एटम अरेंज इन हेक्सागोनल शेप, जो हेक्सागोनल शेप के अंदर हो। दूसरा डिफरेंस क्या है, इट इज सॉफ्ट, ये नरम होती है, स्लिपरी एंड कंडक्टिव, स्लिपरी मतलब साबुन की तरह, एंड कंडक्टिव यानी इससे करंट गुजर सकता है। क्यों? ड्यू टू वीक फोर्सेस बिटवीन लेयर्स, लेयर्स के दरमियान वीक फोर्सेस होती हैं, लेयर्स के दरमियान वीक फोर्सेस होती हैं, इस वजह से इनसे करंट गुजर सकता है। इट इज सॉफ्ट, स्लिपरी एंड कंडक्टिव ड्यू टू वीक फोर्सेस बिटवीन लेयर्स। ग्रेफीन में क्या होता है, इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मैंने आपको बताया था ऐसे, फ्लेक्सिबल एंड एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजर जाती है। तीसरा डिफरेंस क्या है, इट इज यूज इन पेंसिल, लुब्रिकेंट्स एंड एज एन इलेक्ट्रोड मटेरियल, किसके अंदर इस्तेमाल होता है, पेंसिल, लुब्रिकेंट एंड इलेक्ट्रोड मटेरियल, ये किसके अंदर इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेंसर्स। ग्रेफाइट, चौथा डिफरेंस, इट इज थिकर देन ग्रेफीन, इट इज थिकर देन ग्रेफीन। ग्रेफीन क्या है, इट इज थिनर देन, इट इज थिनर देन ग्रेफाइट, इट इज थिनर देन ग्रेफाइट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को 4 क्वेश्चन याद हो गए। पांचवा कौन सा है, पांचवा सुनो, वाई सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इंपॉर्टेंट, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं। Supercritical fluid are important because they are highly compressed states that show both properties gas and liquid। एक तो ये दोनों चीजों की प्रॉपर्टीज को शो करता है, दोनों की, गैस की और लिक्विड की। दूसरा, केमिकल रिएक्शन विच में नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट, जो आम सॉल्वेंट में जो रिएक्शंस नहीं हो सकते उनको में पॉसिबली भी कैरिड आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, वो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए हो सकते हैं। ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस है। दोबारा सुन लो, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट्स दैट शो बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड लिक्विड, केमिकल रिएक्शंस which may not be carried out in conventional solvents may possibly be carried out in supercritical carbon dioxide। मुझे उम्मीद है आप लोगों को 5 सवाल याद हो गए, 5 सवाल याद हो गए। इसके बाद 3 सवाल और रह गए, आओ वो भी करते हैं। आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अच्छा तो दोस्तों, हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, याद भी कर लिए। क्या कर लिया, याद भी कर लिए। तो आओ 6ठे क्वेश्चन की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे याद करने। 6ठा क्वेश्चन, इन विच स्टेट डज द मैटर एग्जिस्ट इन द सन, सन के अंदर मैटर की कौन सी स्टेट होती है। सन के अंदर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा होती है। जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर पिछले सारे सुने हैं उनको क्वेश्चन हलवा लगेंगे, हलवा खा रहे हैं, बस याद ही है, सर ने सिर्फ एक दफ़ा बताना है, हमारे जहनों में बैठ जाने। तो आओ, वो पूछ रहे हैं कि सन के अंदर कौन सी स्टेट ऑफ मैटर होती है, आया कि गैस, सॉलिड, लिक्विड और प्लाज्मा। आओ देखते हैं। इन द सन मैटर एग्जिस्ट इन द प्लाज्मा स्टेट, जो सन का मैटर है वो किस में एग्जिस्ट करता है, प्लाज्मा स्टेट के अंदर। और अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से ही आता है, इसके अंदर से ही आता है। वो पूछ लेता है व्हाट इज प्लाज्मा, क्या पूछ लेता है, प्लाज्मा क्या होता है, व्हाट इज प्लाज्मा। ये बहुत दफा बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत दफा बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा। तो ये उसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज ए हॉट चार्ज्ड गैस मेड अप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, हॉट
चार्ज्ड गैस मेड अप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, आयंस एंड न्यूट्रल एटम। ठीक है, प्लाज्मा इज ए हॉट चार्ज्ड गैस मेड अप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, आयन एंड न्यूट्रल एटम। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर याद हो गया। दो शॉर्ट क्वेश्चन और कर लिए हमने, कौन कौन सा, कि सन के अंदर मैटर की कौन सी स्टेट पाई जाती है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा, ये इंपॉर्टेंट है, IMP है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, सातवां क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेफीन। ग्रेफीन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, पीछे हमने ग्रेफाइट और ग्रेफीन के बारे में पढ़ा, आओ ग्रेफीन को क्या देखते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ग्रेफीन इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, ग्रेफीन इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बट लाइट वेट, हल्की बट लाइट वेट। ग्रेफीन इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बट लाइट वेट। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट वेरी वेल। ये अपने अंदर क्या करती है, बिजली को आसानी से गुजार देती है और हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। बेंड मतलब मुड़ जाती है, टूटे बगैर, टूट गई ना, टूटी नहीं वैसे हो गई, टूट गई नहीं टूटी वैसे हो गई, यानी कि टूटे बगैर मुड़ जाती है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड बेंड विदाउट ब्रेकिंग। उसके बाद क्या, इट इज थिनेस्ट, बहुत बारीक, मटीरियल जस्ट 1 एटम थिकर। जस्ट जितना एक एटम बारीक होता है उतनी बारीक ग्रेफीन होती है, जिसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। फायदा है इसका, फायदा एक दफा और सुन लो। ग्रेफीन इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बट लाइट वेट। It conduct electricity and heat very well. It is flexible and can bend without breaking. It is thinnest material, just 1 atom thick. मुझे उम्मीद है आप लोगों को 7 सवालों के जवाब याद हो गए। 8वां सुनो, सबसे आसान, आप लोगों ने बताना है। जवाब मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों के फौरन ज़हन में आना चाहिए। जो मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया है आपको फौरन ज़हन में आना चाहिए। सवाल सुनो पहले, Which form of matter do most of the material things in this world belong to? इस दुनिया में मौजूद पाए जाने वाली तमाम चीज़ों में मैटर की सबसे ज़्यादा स्टेट कौन सी पाई जाती है? आया कि वो गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है या प्लाज्मा है? अपने इर्द गिर्द देखो, जिस कुर्सी पर, जिस बेंच पर, जिस क्या उसको कहते हैं, बेड पर या जिस सोफे पर ये बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हो, जिस कमरे में बैठकर मेरी ये वीडियो देख रहे हो, उसमें देखो कि सबसे ज़्यादा चीज़ें हमारे पास कौन सी हैं। उसमें कमरे में देखो गैस ज़्यादा है, कमरे में सॉलिड चीज़ें ज़्यादा हैं, कमरे में प्लाज्मा ज़्यादा है, कमरे में लिक्विड ज़्यादा है। तो यकीनन आपके पास सॉलिड चीज़ें ज़्यादा होंगी। जिस बेड पर बैठे हो वो भी सॉलिड, जो स्क्रीन देख रहे हो सामने मोबाइल की वो भी सॉलिड, जिस LCD पर फिल्में देखते हो वो भी सॉलिड, जिस लूडो पर गेम खेलते हो वो भी सॉलिड, जिसमें पानी पीते हो वो भी सॉलिड, जो सोफा पड़ा है वो भी सॉलिड, जो कुर्सी पड़ी है वो भी सॉलिड। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि इस दुनिया में पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा स्टेट सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। उम्मीद है याद हो गया। आ जाओ। मोस्ट ऑफ द मटीरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू किससे? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर से। किससे? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर से।
मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सारे क्वेश्चन याद हो गए। केमिस्ट्री में 60 में से 60 मार्क्स लेने के लिए आप लोग तैयार हो, आप लोग तैयार हो ना। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको। अब हमने कल सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। कल सेकंड चैप्टर, जिन्होंने मेरा फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा वो पिछली सारी वीडियोस को देख लें, वो पिछली सारी वीडियोस को देख लें। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, एक एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लिए। अब इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करना है। और आखिरी बात, वही बात, नाराज हूं। क्यों नाराज हूं? सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे चैनल को, वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उन बच्चों का फायदा हो सके जो फीस पे नहीं कर सकते। मेरा विजन ही यही है, जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते वो भी अपने अच्छे नंबर हासिल करके अच्छी तालीम हासिल करके अपने मुल्क के लिए सरवाइव करें, अपने मुल्क के लिए अपनी लाइफ को सर्व कर दे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह।